बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जो पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे अहम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, आइनी बेंच के लिए या नए आइनी बेंच आप कह सकते हैं, उसके लिए उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत को अदालती महाज पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होनी थी और आप जानते हैं जैसा कि हमारा निज़ाम है, रिकॉर्ड नहीं होता या प्रोसिक्यूटर नहीं होते या उनकी तैयारी नहीं होती या उन्होंने प्रोसिक्यूटर हायर करने होते हैं और फिर एट द एंड जब सारा कुछ हो जाए तो फिर जज साहब छुट्टी पे तशरीफ़ ले जाते हैं। आपको याद होगा इमरान खान के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की पहले वालदा मोहतरमा की डेथ हुई और उसके बाद फिर उन्होंने ईद की छुट्टियों के लिए मुल्तान बेंच में अपने ट्रांसफ़र करवा लिया। 16 जून तक वो वैसे ही मुल्तान बेंच में हैं। इस वजह से भी इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत ना हो सकी। और पहले भी आप वक्तन फ़वक्तन, मुझे याद है साने मॉडल टाउन की JT का 7 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, अली ज़फ़र साहब थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उस वक्त PTI की हुकूमत थी तो मुकदमा तो PTI और नून लीग का था, शरीफ ख़ानदान का। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहले वकील थे, वो पुलिस वालों के जिन्होंने JIT वगैरह को चैलेंज किया था। फिर उसके बाद मंसूर उस्मान अवान साहब जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं वो वकील रहे उनके। फिर हाई कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में फिर सैयद फरहाद अली शाह साहब जो अब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं वो वकील रहे उस JIT में 7 रुकनी बेंच के सामने। तो वो क्या होता था कि अली ज़फ़र साहब ने 2 दफ़ा दलाइल मुकम्मल किए, उसके बाद फिर जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे, शरीफ ख़ानदान के वकील, और बेसिकली वहाँ पे 2 पुलिस वालों की दरख्वास्तों पर वो JIT मुअत्तल हुई थी, आलिया नीलम साहिबा जो बेंच था। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि वहाँ क्या होता था, दलाइल 7 रुकनी बेंच हैं, दलाइल देने के बाद, तफसीली दलाइल के बाद जब वकील हायर करना होता था तो PDM की हुकूमत आ गई, तारड़ साहब वैसे वफाकी वज़ीर कानून बन गए, मंसूर उस्मान अवान साहब ने कुछ दलाइल दिए थे वो बन गए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक सिलसिला, और फिर बेंच टूट जाता था या बेंच के जज साहब अवेलेबल नहीं होते थे। जिस दिन केस की समाअत होती थी कोई जज साहब नहीं होते थे। तो ये माजी में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब ये पता था कि ईद की छुट्टियां हैं और ईद की छुट्टियों में जो बाहर के जजेज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद 11 जून की समाअत मुकर्रर की गई और जो जस्टिस आसिफ साहब हैं एडिशनल जज हैं वो भी कंफर्म नहीं हुए बलूचिस्तान से, वो आज अवेलेबल नहीं थे और उनकी अवेलेबल ना होने की बुनियाद पर आज कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। हालांकि वो 2 रुकनी बेंच में इस हफ्ते के रोस्टर में मौजूद हैं, लेकिन उनकी सेहत ख़राब थी या जो भी मामला था वो आज मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चूँकि आज बड़ी तादाद में मौजूद थी, पंजाब से तमाम MPs आए हुए थे, KP से आए हुए थे, वज़रा थे KP से, MNAs और सैनेटर्स थे, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, अपोजिशन लीडर्स थे, अलीमा खान वगैरह फैमिली थी, सारे लोग मौजूद थे। फिर उनकी मुलाकात हुई और वैसे ही जैसे ये पहले तो इंसाफ लेने के लिए एहतजाज किया जाता था, आजकल तो केसेस मुकर्रर करवाने के लिए एहतजाज किया जाता है कि आप सुन लें, मेरिट के ऊपर आप खारिज कर दें, सुन लें। केसेस समाअत करने के लिए भी एहतजाज करना पड़ता है। उस एहतजाज का 1.5 घंटा तक मामला चलता रहा और सलमान सफदर साहब का ये मानना था कि कल जो भी बेंच अवेलेबल है आप दूसरे बेंच में लगा दें। उनके इस मुतालबे को ना माना गया। फिर उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते के लिए जो है वो केस की समाअत को मुलतवी कर दें, अगले हफ्ते की कोई डेट दे दें। उस पर बताया गया जी कि अगले हफ्ते तो बहुत टाइट शेड्यूल है बेंच का, अगले हफ्ते तो अवेलेबल ही नहीं है। करते 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 26 जून तक मामला चला गया। अभी यकीन दहानी करवाई गई है कि 26 जून को आपका केस लग जाएगा। उसके बाद फिर आप जानते हैं छुट्टियां हो जानी हैं। अब ये एक सिलसिला है जो जारी है। अलीमा खान भी 1.5 घंटा जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के, वहाँ कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के पास मौजूद रहे और चीफ जस्टिस से मुलाकात तो ना हुई सरफराज डोगर साहब से, लेकिन कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और वो पूछ के और इन्फॉर्मेशन ले के और फिर उन्होंने 26 जून की हामी भरी है और 1.5 घंटा लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। उसके बाद फिर बाहर एहतजाज जारी रहा। गंडापुर की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से आज एक बात की गई। एक तो उन्होंने कोई गोलियां चलाने की या कोई हथियार लेके आने की बात की। मैं समझता हूँ
ایسی باتیں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان تو دے سکتی، فائدہ نہیں دے سکتی۔ پرامن جد و جہد ہے، ہمیشہ عمران خان نے پرامن رہنے کی بات کی ہے، تو پرامن طریقے سے ہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ کی جو بھی حکمت عملی ہے، لیکن اس طرح سے کہنا یا اس طرح سے اناؤنس کرنا، آپ اگلے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ پھر پرامن لوگوں کے اوپر اس وجہ سے بھی کارروائی کریں کہ چونکہ آپ نے ان کو للکارا تھا کہ آپ ہتھیار لے کے آئیں گے۔ تو یہ پتہ نہیں گنڈا پور کس طرف سے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اور بطور پاکستانی ہم اس بات کو درست نہیں سمجھتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ نقصان دہ ہے اس طرح کی باتیں۔ وہیں پہ علیمہ خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس دفعہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، ہماری حکمت عملی کچھ اور ہے، لیکن پتہ نہیں گنڈا پور کیوں اسلام آباد میں آنے کی بات کر گئے، اور پھر اتنی سخت بات کر گئے کہ ہم ہتھیار لے آئیں گے، گولی کا جواب گولی سے ہوگا، اور اس طرح کی باتیں۔ اچھا، اب گنڈا پور نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے عدلیہ پر بھی مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وکیل صاحب نے آج ڈرامہ لگایا، کہتے ہیں کہ ہمیں آج کیس کے علم نہیں تھے، آج جج صاحب چھٹی پر چلے گئے، آنے والے دنوں میں انہوں نے ایسے ہی بہانے کرنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹا کیس ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنا آئینی حق سڑکوں پہ لے سکتے ہیں، آخری مرتبہ انہوں نے ہم پر گولیاں چلائیں، میڈیا میری گولیوں والی بات کاٹ دیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں میری یہ بات نہ بھی چلاؤ، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اس پر ہم ہتھیار ساتھ لے کے آئیں گے۔ گنڈا پور نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اس ملک کی عزت و وقار کی آواز بن رہے ہیں، اس لیے اوورسیز پاکستانی ان سے پیار کرتے ہیں۔ عمران خان قوم کے لیے کھڑے ہیں، عمران خان نہ جھکنے والا ہے نہ ڈیل کرنے والا، عمران خان جیل میں بنی گالا سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس تحریک میں سب اس بار آر یا پار ہو جائے گا۔ یہ گنڈا پور کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ علیمہ خان نے اہم بات کی ہے، کیونکہ وہ ایک سینسیبل بات کرتی ہیں اور نپی تلی بات کرتی ہیں ہمیشہ سے ہی، اور ان میں ایک چیز ہے کہ بہت میچیور، پولیٹیکل میچیور گفتگو کرتی ہیں علیمہ خان۔ ایک طرف آپ گنڈا پور ایک ذمہ دار ہے، ایک ذمہ دار کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کچھ باتیں کی نہیں جاتی، اور دوسری طرف آپ علیمہ خان کی دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس نظام میں عمران خان کی رہائی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہماری تیاریاں ہیں احتجاجی تحریک سے متعلق، اس پر عمران خان مطمئن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے اور پارٹی رہنماؤں نے کیا کرنا ہے۔ علیمہ خان نے کہا یہ اب تحریک روک نہیں سکتے، ہم پر تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب مجبور ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ان پر بھی بہت پریشر ہے، ہم ججز کو یکجہتی دکھا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ان کو کافی نہیں پڑ رہی۔ علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھا، ہمیں عمران خان کی رہائی آگے نظر نہیں آ رہی، یا پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کس طرح عمران خان کو رہا کروانے کے لیے یہ اپنی حکمت عملی آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ علیمہ خان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں عاطف خان۔ پشاور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست تھی حفاظتی ضمانت کی، جس کو منظور کیا گیا ہے، ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے، اور ان کی مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست تھی۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال نے سماعت کی۔ عدالت نے عاطف خان کی حفاظتی ضمانت میں 26 جون تک توسیع کر دی۔ درخواست گزار عاطف خان کے وکیل نے بتایا کہ مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست دائر کی ہے۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے استفسار کیا کہ عاطف خان کہاں ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ بجٹ سیشن کے باعث عاطف خان عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے سماعت کے دوران کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے رپورٹ جمع کی ہے، عاطف خان کے خلاف اسلام آباد میں 3 FIRs موجود ہیں۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نیب میں عاطف خان کے خلاف ایک کمپلینٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ صوبائی حکومت کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آخری موقع دیتے ہیں، آئندہ سماعت تک رپورٹ جمع کروائیں۔ عدالت نے صوبائی حکومت سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ KP حکومت اس وجہ سے بھی نہیں رپورٹ جمع کرواتی تاکہ حفاظتی ضمانت یہ چلتی رہے، جتنا عرصہ اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ وہیں پہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، PTI کی KP حکومت کی قیادت، ان کو کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے کیس بنایا، ایک گندم سکینڈل تھا نگران حکومت کے دور میں، اور اس میں ملزمان کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج ہوا۔ اینٹی کرپشن کے مقدمے میں انہوں نے ضمانتیں منظور کی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد آج ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ خیبر پختونخوا آصف رشید نے گندم اسکینڈل میں ملوث محکمہ خوراک کے 3 افسران کی عبوری ضمانتیں خارج کر دیں، اور تینوں ملازمین کو کمرے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے جج کی عدالت میں گندم اسکینڈل کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजमान सरकारी गोदाम में मुलाजिम थे। उन्होंने बताया कि मुलजमान ने दीगर साथियों से मिलकर गंदम की हज़ारों बोरियां गबन की और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एंटी करप्शन ने स्कैंडल की इंक्वायरी की और इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद दीगर मुलजमान समेत मौजूदा मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे। अदालत को उन्होंने बताया कि स्कैंडल में दीगर मुलजमान की ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, लिहाजा अदालत मुलजमान को अबूरी ज़मानत न दे। एंटी करप्शन अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाल सुनने के बाद अबूरी ज़मानत खारिज कर दी और ज़मानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए तीनों मुलजमान को कमरे अदालत से गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। उनको भागने का मौका भी ना मिला और KP पुलिस ने उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुकदमा ख़ुद दर्ज करवाया था PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। उसमें पहले भी कुछ मुलजमान की ज़मानतें खारिज हुई हैं और आज जो 3 मरकज़ी मुलजमान हैं उनकी ज़मानतें भी खारिज हुई हैं और अदालत ने कमर अदालत से गिरफ़्तार भी करवाया है। ये वो लोग हैं जो, जैसे कोहस्तान स्कैंडल है वो भी निगरान हुकूमत में था जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात इन्वॉल्व थी, और ये गंदम स्कैंडल भी निगरान हुकूमत का, और ये बड़ा स्कैंडल है जिसमें हज़ारों बोरियां गायब की गई थी। जैसे सिंध में तो आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुने जाते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत में ये पहली दफ़ा KP में हुआ था जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। आइनी बेंचों से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है, आइनी बेंचों की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंचेज़ हैं उसकी मुद्दत 19 जून तक है। मज़ीद तौसी के लिए चूँकि ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि जस्टिस आयशा मलिक को और जस्टिस अकील अब्बासी को शायद हटा दिया जाए आइनी बेंचों से, और हो सकता है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को भी, चूँकि अभी 16 जून से 2 मुकदमात किए हैं, मुकदमात हैं। एक मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है और एक मुकदमा है जो 5 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का। तो उसमें जो जजेस उसका हिस्सा हैं, बेंच का हिस्सा है, मुझे नहीं लगता कि उनको हटाया जाएगा, क्योंकि उससे फिर केस डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है 19 से पहले, तब तक उन मुकदमात में फ़ैसला भी आ जाए, कुछ भी मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में 19 जून को होगा। चूँकि मौजूदा जो आइनी बेंच है वो फ़ारिग हो जाएगा। अब अगर इन्हीं की दोबारा तकरीरी होगी तो अब दोबारा तकरीरी की जाएगी या तोसी की जाएगी। उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, वो अपनी मुद्दत गुजार चुके हैं। अलामिया के मुताबिक इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा जिसमें आइनी बेंचेस की मुद्दत में तोसी की जाएगी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बतौर सरबराह आइनी बेंच मज़ीद 6 माह के लिए मुकर्रर किया गया था। अलामिया के मुताबिक इजलास में हाई कोर्ट जजेस की सालाना कारकर्दगी के जायज़े के लिए रूल्स की तश्कील पर भी गौर किया जाएगा। तो ये 19 जून के लिए अहम इजलास बुला लिया गया है। हमारे मुल्क का आप निज़ाम देखें कि सिंध हाई कोर्ट है, इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। कितने लंबे अरसे से कायम मुकाम चीफ जस्टिस पर चलाया जा रहा है, मुस्तकिल चीफ जस्टिस ही नहीं आया। ये क्रेडिट भी याज अफरीदी साहब और मौजूदा 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन को जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।